हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 4 में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली समझा था कि ग्राफिकली लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, कब दो लाइन ग्राफिकली पैरेलल होती है, कब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और कब दो लाइन कोइंसिडेंट होती है। उसी चीज को हमने इक्वेशन अलजेब्रिकली देखा था। तो हमने देखा था कि अगर मैं किसी लाइन को y इज इक्वल टू a1x प्लस b1 के फॉर्म में लिखता हूँ और दूसरे लाइन को y इज इक्वल टू a2x प्लस b2 के फॉर्म में लिखता हूँ, तो अगर a1 और a2 बराबर नहीं है तो हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग है। और अगर a1 और a2 बराबर है तो दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो लाइन पैरेलल है या वो लाइन कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है b1 b2 वो इक्वल नहीं होने चाहिए, और अगर b1 b2 इक्वल हो जाते हैं तो वो हो जाता है कोइंसिडेंट। तो आप कहते हो कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन, अगर लाइन का स्लोप इक्वल है तो दो चीज आप देखोगे, क्या वो कोइंसिडेंट है या वो पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन, और अगर वो कोइंसिडेंट है तो आप कहोगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। हमने देखा था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद हमने जनरल फॉर्म भी देखा था कि जनरल फॉर्म में अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 है तो उसका स्लोप भी हमने निकालना सीखा था। उसके स्लोप के लिए हमने बेसिकली y को कन्वर्ट कर दिया था उस तरफ, और देखा था कि y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1x प्लस माइनस c1 अपॉन b1, वो उसके कांस्टेंट बन जा रहे थे, जिसकी वजह से हम उसको जनरलाइज कर पा रहे थे कि उसका स्लोप क्या है। तो आइए फिर से उस चीज को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप पहले लाइन का स्लोप देख सकते हो। तो स्लोप हो जाएगा माइनस y। पहले स्लोप निकालने के लिए आप इसको सबको एक तरफ y को अलग रख के इस तरीके से लिख सकते हो, और बिल्कुल इधर भी आप वैसे ही लिख सकते हो माइनस, अगर आपको याद हो मैं इधर माइनस a2x ले जाऊंगा, b2 से डिवाइड करूंगा, c2 उधर जाके माइनस c2 बन जाएगा और ये b2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका स्लोप ये होता है जैसा कि कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और इसका स्लोप ये होता है। तो आप कह सकते हो कि दो कंडीशन हो सकती है, माइनस a1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, या हो सकता है माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। जब ये कंडीशन होगी तो आप सीधे कहोगे दिस इज लेट्स से लाइन 1, दिस इज लेट्स से लाइन 2, सो यू से लाइन 1 इंटरसेक्ट्स लाइन 2 एट वन पॉइंट, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो आप कहोगे ये और ये, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप यहां पे दो केसेस बनाओगे कि क्या कांस्टेंट की कहानी क्या है। इसकी कांस्टेंट है माइनस c1 बाई b1 और इसकी कांस्टेंट है माइनस c2 बाई b2। अब या तो दोनों कांस्टेंट सेम है या दोनों कांस्टेंट अलग है। अगर कांस्टेंट सेम है तो आप कहोगे कोइंसिडेंट लाइन, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनफिनाइट। तो आप कहोगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर आपसे यहां पूछा जाए तो आप बोलोगे पैरेलल लाइंस, और आप कहोगे नो सॉल्यूशन। जब भी दो लाइन के बीच में, दो इक्वेशन के बीच में मिनिमम एक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, और जब एक भी इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आप कह सकते हो ये दोनों सिनारियो will classify as consistent and this will classify as inconsistent। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर बुक में लिखा है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2। सर यहाँ पे आपने माइनस लिख रखा है, आपने यहाँ पे माइनस माइनस लिख रखा है। तो मैंने बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से लिख रखा है, क्योंकि स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम देख रहे हैं। अब रिजल्ट्स को हम फर्दर जनरलाइज करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए आपको बुक में क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं दिखा देता हूँ, जाकि आप कंफ्यूज ना हो बुक में वो सॉल्यूशन देख के कि सर ने तो माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 बोला था, लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो वो तो बेसिक अलजेब्रा है जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 दिखा हुआ है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो आपको बुक में अक्सरा देखेगा लिखा रहता है a1 बाई b1
इज नॉट इक्वल टू A2 बाई B2, और या आपकी बुक में लिखा रहता है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये दोनों स्टेटमेंट सही है अगर आप इक्वेशंस के लॉज को फॉलो करेंगे तो आप अक्सर आप बुक में देखोगे तो आप माइनस से लेके चिंता ना करो। और एक चीज आप और देखते होगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आप कहते हो वन सॉल्यूशन, बुक में आप देखते हो लिखा रहता है। और बुक में लिखा रहता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो आप कहते हो नो सॉल्यूशन। और फिर बुक में ये भी लिखा रहता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, आप इसे कहते हो इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों ये तीनों चीजें सेम है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिजल्ट को याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम क्या उसको अपने स्लोप फॉर्मेट में सीख पा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं y इज इक्वल टू ax प्लस b में a स्लोप है, और स्लोप बताता है वेदर लाइन इज इंक्लाइन टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट। स्लोप अगर बराबर है तो दो सिनारी हो सकता है, वो पैरेलल भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। कोइंसिडेंट कब होगा? जब दोनों लाइन सेम होगी, तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। उसी तरीके से जब आपको इस फॉर्म में कोई दिया हुआ है तो अगर कोई पूछता है इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप होता है माइनस A1 बाई B1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस सब छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया था, डाउट्स थे, तो वो लोग में यहाँ पे फंसे थे। दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको घबराना नहीं है। आइडिया ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। दैट इज व्हाई मैं आपको सबसे पहले ग्राफ पे फोकस कराता हूँ कि ग्राफ पे क्या। हम सीधे लीनियर इक्वेशन एक इतना आसान चैप्टर है कि हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपकी क्लास 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन के तहत आती है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस तरीके से अगर आप चीजें करेंगे तो आगे चल के बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना सीखे, रिजल्ट तो आप अपने आप हैंडल कर लोगे। चलिए, हमने अल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना, एक तो ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा था, उसके बाद अल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना सीखा था। अल्जेब्रिकली का मतलब क्या था? हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड सीखा था, एक मेथड रह गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। आपके पास मान लीजिए दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें गौर से ये देखना है कि आपको x अपॉन लिख देना है, y अपॉन लिख देना है, 1 अपॉन लिख देना है। अब आप गौर से देखिए, अब क्या करना है आपको, मैं देखिए रेड कलर का यूज कर रहा हूं। जब आपको x के नीचे देखना है तो इसको छुपा दीजिए, आप इसको छुपा लीजिए हाथ से। ठीक है, आपने a1 a2 को छुपा लिया, तो आपको देखिए क्या क्या कांस्टेंट दिखेगा। b1 दिखेगा, b2 दिखेगा, c1 दिखेगा, c2 दिखेगा। इसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए b1 c1 b2 c2। याद करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे ही जब आप y को रखोगे तो आप इसको छुपा दोगे, इसको छुपा दोगे, b1 y1, आप y वाले पार्ट को बुलाओगे। y के राइट में देखो क्या है, y के राइट में c1 है, तो आप c1 यहां लिखोगे। फिर C1 के इधर जाओगे तो फाइनली एक्चुअली वापस रिटर्न हो जाएगा A1। तो C1 के राइट में आप जाओगे तो आपको मिलेगा A1, और C2 यहां पे है तो C2 के राइट में आपको मिलेगा A2। सिमिलरली जब आपको कांस्टेंट 1 है, 1 के इसमें आपको इसको छुपा देना है। इसको छुपाने के बाद जो आपको ये दिखेगा उसमें आपको A1 पहले दिख रहा है, फिर B1 दिख रहा है, फिर A2 दिख रहा है, फिर B2 दिख रहा है। तो आप इसको यहां पे लिखोगे A1 B1 A2 B2। आप इसको ऐसे करके क्रॉस कर देना। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये कहां से रिजल्ट आया अभी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए जो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेट से मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, बी ऊपर से नीचे वाले को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे एक डायगोनल आ रहा है, और लेट से मैं ग्रीन से नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो ब्लू है उसको आप प्लस में रखिए, और जो ये है उसको आप माइनस में रखिए। तो इस फाइनल एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इतना आसान है, इसको सॉल्व करना इतना आसान है, बट बच्चे जरूर मेरे से पूछते हैं कि सर ये रिजल्ट आता कैसे है। तो ये रिजल्ट बेटा आप सब्स्टिट्यूशन से भी ला सकते हो और एलिमिनेशन से भी ला सकते हो। देखते हैं कैसे। देखो जैसे क्या है, जैसे आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी ब्लैक ले लेता हूं मैं फिर से।
जैसे आपके पास लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मान लीजिए मैं क्या कहते हैं x का पहले मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करूंगा। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको b2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको b1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मैंने b2 और b1 से मल्टीप्लाई किया, ताकि y को मैं एलिमिनेट कर सकूं। तो देखिए पहला, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। मैं पहला इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1। गौर से देखिए, पहले वन वाले को आप थोड़ा इज्जत दीजिए, c1 b2 कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सेकंड को क्या कीजिए, सेकंड को आप लिख दीजिए a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस c2 b1। अब देखिए क्या हुआ है, अब आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y दोनों का सेम हो गया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 x y total out, this will become c1 b2 minus c2 b1 equal 0, राइट। अब मैं दोनों को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, a1 b2 minus a2 b1 into x is equal to b1 c2 minus b2 c1। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहां से उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूं, इसे कॉपी कर लिया और इसको मैं यहां ले आया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप देखिए क्या कर सकते हो, आप x के नीचे ले आ सकते हो, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए वही रिजल्ट आ गया है। कैसे, देखिए अभी देखिए, x अपॉन b1 c1 b2 c1, देखिए b2 c2, देखिए यहां से ये गया, यहां से ये गया, इक्वल्स 1 अपॉन कांस्टेंट छुपा लिया आपने, a1 b1 a2 b2। देखिए सो वी अराइव टू द सेम रिजल्ट। सेम वे अगर आपको लेट से y के लिए करना है, आई विल यूज रेड नाउ। आपने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब दो इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ x सेम करूंगा ताकि मैं y में आंसर ला सकूं। तो मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा a2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं a1 से। इससे क्या होगा, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x दोनों का सेम हो जाएगा। इक्वेशन 1 देखिए क्या बन गया, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस c1 a2 इक्वल 0 और सेकंड इक्वेशन देखिए क्या बन गया है, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल 0। अब मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकता हूं, उससे क्या होगा, उससे देखिए x टोटल आउट हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू y प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल 0। अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा y इंटू a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2। अब देखिए मैं इसको यहां उठा के यहां ले आता हूं, कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंचा, मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, इसे डिलीट कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मैं फिर से इसको रीअरेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। आप देख रहे हो a1 b2 निगेटिव में आ गया है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए मैं ऊपर ले आऊंगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आप देख लोगे y अपॉन c1 a1 c2
A2 equals 1 upon A1 B1 A2 B2। अब देखिए यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। आप इन दोनों इक्वेशन को मिला के वो इक्वेशन आप बना सकते हैं। आप कह सकते हो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 is equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1। This is how you can do and this is the cross multiplication method। I am sure आपको रिजल्ट भी पता चल चुका है और आपको ये भी पता चल चुका है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि कब इक्वेशन में नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल चुका है कि इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए पहला प्रॉब्लम देखिए क्या है। पहले प्रॉब्लम में अगर आप गौर से देखेंगे तो इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। तो मैं 2 और 1 को पहले इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स 4। सो यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1। उसके बाद मैं दूसरे इक्वेशन में सेट करूंगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स 5। यस दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस। So this satisfy both the equations, so you can say yes x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of these two lines। So if these two lines intersect, they will intersect at 2 comma 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सॉल्व ग्राफिकली y is equal to x and y is equal to minus x by plus 2। तो ग्राफिकली का मतलब है कि आई जस्ट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। तो सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, जस्ट अ सेक। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दिया, और मैंने ब्लैक कलर से y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दिया। आप लोग देख रहे होगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन, आप लोग सब जानते हो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 के लिए मैंने लेट्स से पिंक कलर ले लिया। अब देखिए आप, अगर आपसे कोई बोलता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो आपको ये समझ में आना है कि मुझे x और y की एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो चाहिए ही, ताकि मैं बता सकूं कि कौन से 2 पॉइंट्स लाई करे। ताकि मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मुझे पता चल गया तो मैं ये कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको y x कह दूं तो ये y होगा, x को मैं 0 डाल दूं तो y क्या हो जाता है 2। x को मैंने क्या डाल दिया 0, तो y हो जाता है 2। और मैं x को डाल देता हूं माइनस, x को डाल देता हूं मैं 2, x की वैल्यू अगर 2 डाल दो तो माइनस 2 प्लस 2 इज 0। सो ये क्या हो जाता है 2 कॉमा 0। तो मुझे ये पता चल चुका है कि x कौन से 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। वन इज 0 कॉमा 2 एंड द अदर इज 2 कॉमा 0। तो मैं 2 कॉमा 0 प्लॉट करता हूं। 2 कॉमा 0 देखिए, अगर मैं इसे कहता हूं लेट्स से आई विल से दिस एज 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, एंड इफ आई से दिस इज 1, so this is going to be 2, so definitely this point is 2 comma 0 and this point is 0 comma 2। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं झटपट। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने, सॉरी रफ डायग्राम है, सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली कि सर क्या टेढ़ा हो गया, बुकला हो गया, ठीक है। सो आपको ये पता है कि आपको बस एक क्वालिटेटिवली ग्राफ बनाना है। तो आपको पता चल गया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप गौर से देखोगे तो आप डेफिनेटली गेस कर सकते हो कि ये क्या होगा, लेकिन स्टिल हम लोग सिंस वी आर नॉट वेरी एक्यूरेट विद द एंगल्स एंड ऑल, वी आर जस्ट ड्रॉइंग इट विद अ रफ डायग्राम। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस थ्रू अलजेब्रा। सो अलजेब्रा में आपके पास ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। जो भी आपको सही लगता है आसानी से हो जाए वो कर लीजिए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। सो दिस को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, दैट मेक्स 2x इज इक्वल टू 2, सो दैट मेक्स x इज इक्वल टू 1। तो x मेरा आ गया है 1, इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो y भी आ गया मेरा 1। सो यस आई कैन से दिस इज 1 कॉमा 1। सो 1 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप माइनस 1 है, सो यू कैन से बोथ आर इंटरसेक्टिंग। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी ग्राफिकली है 4x प्लस 3y इक्वल्स 1 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो आइए फिर से मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब एट द सेम टाइम लेट्स टेक द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से मैं ले रहा हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स 1। तो अगर मैं पुट करूँ, अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूँ, आई विल पुट x, आई विल पुट y। देखिए 2 पॉइंट काफी है, 2 पॉइंट में ले लेते हैं।
x को मैंने 0 डाला तो y हो गया 1/3, y को मैंने 0 डाला तो x हो गया 1/4। तो अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो लेट्स से दिस इज लाइक 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, 1/4। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4, 0। तो ये मेरा 1/4, 0 हो जाएगा। और 1/3 थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। So let's say this is going to be my 1/4, this is 2/4, this is 3/4, this is 3/4, this is 1. So I can say this point is 1/4, 0. At the same time मुझे वहाँ पे 3 का लेना है, तो I can say this little bigger 1/3, 2/3, 3/3. So I can call this as 0, 1/3. So I got 2 points, so I can draw the line, so it would be something like this. ठीक है, थोड़ा सा आप सिंस आप लोगों को पता है कि हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं, सो इतना सीरियस नहीं लेना है। एट द सेम टाइम दूसरा जो है वो क्या है वो देखिए, उसको मैं रेड कलर से लेयर बना देता हूँ। सो दिस इज लाइक लेट्स से 2x माइनस वाई इक्वल्स 3। फिर से डब्बा बना दीजिए, ये x का हो गया, ये y का हो गया। x को मैंने 0 डाला तो y देखो क्या हो गया है, x को 0 डालते ही y हो गया है -3, ओके। और y को 0 डालते ही क्या हो गया है, x हो गया है 3/2, राइट। इफ यू कैन सी, सो x इज 3/2, 0। सो 3/2, 0 क्या होगा, देखिए दिस इज 1, सो डेफिनेटली this is going to be 2, so this is somewhere 3/2, 0। so I can say this is 3/2, 0। और दूसरा आप देख सकते हैं दिस इज 0, -3, so definitely this is somewhere 1, 2, so ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0, -3। so I can say this is one point and this is another point। तो इन दोनों को लाइन ड्रॉ करना है, तो लेट्स ड्रॉ इट। तो आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए आपको लग रहा होगा देखने में कि ये 1, -1 है, हो सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपना एक्यूरेट नहीं किए हैं। तो हाउ यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट थ्रू अलजेब्रा। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। लेट्स टेक डिफरेंट कलर, लेट्स टेक पिंक। सो आई कैन से 4x + 3y इक्वल्स 1 एंड 2x - y इक्वल्स 3। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4x है, तो इसका भी कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4x - 2y इक्वल्स 6। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 4x से 4x कैंसिल, 3y - 2y इज 5y and 1 - 6 is -5, so y equals -1। so y equals -1, तो 4x + 3y में 3 into -1 equals 1, so 4x - 3 equals 1, so 4x equals 4, so x equals 1। so 1, -1 is the solution, which you can say yes 1, -1। पार्डन में आपको ग्राफ पे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड लेने में आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। सो अभी लेकिन आपको जब सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल एग्जाम में, तो इसको ग्राफ को अलग रखना है, कैलकुलेशन को अलग रखना है। डोंट डू ऑल थिंग्स टुगेदर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ यू लुक हियर, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है 3x + 5y इक्वल्स 7। और इक्वेशन 2 आपका क्या है, देखिए इक्वेशन 2 है आपका 11x - 13y इक्वल्स 9। सिंस आपको इक्वेशन को, तो या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कर सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है कि उसको करना है या उसके करना। ऑफ कोर्स जिसके नंबर प्यारे होते हैं वो करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 311 या 513 दोनों इक्वली वैसा ही नंबर है। तो मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक कोफिशिएंट ऑफ x सेम कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 33x, ये बन जाएगा 55y, ये बन जाएगा 77, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 33x - 39y इज इक्वल टू 27। अब आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं,
अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो 33, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 94y। और इसको अगर आप ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना था तो 77 माइनस 27 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट ही है ना, 11 5 55, 11 7 77, 33, yes you have to subtract it, तो 55 माइनस माइनस 30 94y, और 77 माइनस 27 क्या हो जाएगा 50, सो y क्या हो जाएगा 50 बाई 94। एक बार देख लीजिए मैंने सही किया कि नहीं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 इंटू 11 एंड 11x माइनस 13y इज इक्वल टू 9। उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33x 30 55 77, इसको 3 से कर दिया, 33x माइनस 39 इज इक्वल 27, सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बिकम 94, 77 माइनस 27 इज 50। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 50 बाई 94। मैंने फिर से चेक किया क्योंकि बड़ा गंदा सा आंसर आया है, तो जब भी गंदा सा आंसर आए चेक कर लिया कीजिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसी तरीके से आप इसको प्लेस कर दीजिए, दिस नंबर इज सो हॉरिबल कि आपको प्लेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि यार 0.04x और 0.02y को कैसे हैंडल करेंगे, इतना गंदा है। तो आपको पता है दो डेसिमल प्लेस है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। सो आपने आराम से इसको कन्वर्ट कर दिया प्यारे से नंबर में, और इसको आप कह दोगे 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4y इक्वल्स 290। आप इसको ठीक से रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 290, जिसको आप लिख सकते हो 5x माइनस 4y इज 300। तो आप इक्वेशन 1 देखिए क्या बना, इक्वेशन 1 बना 4x प्लस 2y इक्वल्स 500, और इक्वेशन 2 क्या बना, इक्वेशन 2 बना 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 300। आप देख सकते हो इसको मैं डबल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 4y हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। सो दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो अगर दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 9x, 4 प्लस 5 is 9x, and this is going to be 0 and this is going to be 1300. Let me see. 4x plus 2y equals 500 and 5x minus 10 minus 4y is 290. So 5x minus 4y is 300. 4x plus, okay, this is going to be doubling it, this will become 8x. This will become 8x. Sorry, this is going to be 8x. So आप देखते हो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जब भी आपको गंदा नंबर आए तो आप देख लो कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सो 13x इज इक्वल टू 1300, सो x इज 100। तो x आपका 100 आ चुका है, y को आप पुट करने के लिए इसमें आप पुट कर दो, लेट से किसमें आप पुट करोगे, आप इस पे पुट कर दो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 300, किसी में भी पुट कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 500 माइनस 300, सो y इज इक्वल टू 50। सो आप कह सकते हो x is 100 and y is 50, so the solution is 100, 50. So this is a very interesting number, तो इसमें पता चल जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिर से देख लेना, हो सकता है इतना गंदा नंबर ना आए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक में, अभी हम एलिमिनेशन कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन में एक y को x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ये आप खुद से कर लेना, इसको आप देख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स 9 है, तो मैं लिख सकता हूँ 3y इक्वल्स माइनस 2x माइनस प्लस 9 विच मेक्स y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस 3। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स 5 विच मेक्स 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 विच मेक्स y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4y प्लस 5 बाई 4। आप देख रहे हो सबके स्लोप डिफरेंट है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हो माइनस 2 बाई 3x प्लस 3 इक्वल्स माइनस 3, दिस इज x इक्वल्स माइनस 3 बाई 4x प्लस 5 बाई 4।
अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर x एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द y। सिमिलरली 2x बाई ए को आप, सिंपल सी बात है, 2 बाई ए एक्स प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, सेकेंड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, और दूसरा है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4 है। तो आप देख सकते हो y बाई बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 माइनस 2 बाई ए एक्स, और इसको लिख सकते हो y बाई बी इज इक्वल टू x बाई ए माइनस 4। आप इन दोनों को इक्वेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इज a प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो या सेम कोफिशिएंट बना सकते हो। तो आप इस इक्वेशन को अगर गौर से देखो तो मैं बी वाई को b से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा ए एक्स बाई बी माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी। आप इसको देख सकते हो, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन से ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ ए एक्स बाई बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए प्लस बी। अब गौर से देखो, x कॉमन ले लो तो बन जाएगा a प्लस बी बाई बी। इसको आप सब फैक्टराइज कर दो तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत प्यारा नंबर सा आ रहा है, सब फैक्टर्ड आउट हो जाएंगे, ये भी जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरे को b ले लो, b प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए बहुत आराम से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये विल बी लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी विच इज a। अब इसको x इज इक्वल टू a हो गया तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू b होगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 34 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ही बात पता होनी चाहिए कि स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस इज देयर स्लोप शुड नॉट बी इक्वल। जैसा कि आपको पता है, पहला लाइन जो है इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो, अदरवाइज आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा था। तो आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y 2 है, माइनस आगे लगा दीजिए। सो दिस इज माइनस 1/2, स्लोप 1। अब स्लोप 2 देखिए क्या है, स्लोप 2 देखिए क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट k है, आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस 2/k। नाउ आपको पता है माइनस 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, यू कैन से k/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल ले लिया। उसी तरीके से आप लिख सकते हो k शुड नॉट बी इक्वल टू 4। सो व्हाट वैल्यूज ऑफ k, सो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k except 4 makes these pair of equations are intersecting one, that is a unique, that is these two lines have unique solution। तो आपको देखना है all values of x of k except 4। आगे बढ़ते हैं। For what value of the lambda the following system of linear equation has no solution? No solution means parallel line. Parallel line means slope 1 should be equal to slope 2 but constant 1 should not be equal to constant 2। तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। तो मैं इसको पहले y is equal to फॉर्म में लिख लेता हूं। तो आप इसको अगर 3y, इसको अगर रीअरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा माइनस 3, और अगर रीअरेंज और फर्दर करोगे तो आप लिख सकते हो माइनस लैम्डा बाई 3x प्लस लैम्डा माइनस 3/3। तो ये आपका पहला है जिसका स्लोप ये है और कांस्टेंट ये है। दूसरा लाइन आप देखिए 12x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा वाई इज माइनस 12x प्लस लैम्डा, सो वाई इज माइनस 12 बाई लैम्डा एक्स प्लस 1। इसमें आप देख सकते हो दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द कांस्टेंट। आपको पता है स्लोप को इक्वल करना है, कांस्टेंट को नहीं। तो स्लोप इक्वल कीजिएगा तो माइनस लैम्डा बाई 3 इक्वल्स माइनस 12 बाई लैम्डा एंड लैम्डा माइनस 3/3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशन आपको साथ लेके चलना है। अगर आप दूसरे कंडीशन को इग्नोर करते हैं तो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन का भी केस ले सकता है, इसलिए आपको दोनों इक्वेशन को साथ लेके चलना है।
माइनस से माइनस कैंसल, दैट विल बिकम लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, विच मीन्स लैम्डा इज 6 और लैम्डा इज -6। दो आंसर निकल के आ रहा है, लैम्डा इज 6 और लैम्डा इज -6, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लैम्डा -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड आप दोनों साइड 3 ऐड करोगे तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो ये दो आंसर के साथ ये एंड कंडीशन आ रहा है, तो लैम्डा 6 और -6 हो सकता है, लेकिन लैम्डा को 6 नहीं होना है, एंड कंडीशन है, तो आप इसको रिजेक्ट करोगे। सो यू लेफ्ट विथ लैम्डा इज इक्वल टू -6 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपने यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आपको पता है स्लोप 1 शुड बी इक्वल टू स्लोप 2 एंड कांस्टेंट 1 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट 2। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। तो अगेन 2x प्लस 3y प्लस 5 को आप 3y इक्वल्स 5 को आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 5, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो -2/3x प्लस 5/3। तो अगर आप गौर से देखोगे तो दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज योर स्लोप एंड दिस इज योर कांस्टेंट। सिमिलरली ब्लैक से मैं लिख लेता हूं 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15। तो आप देख सकते हो मैं लिख दूंगा के वाई इज इक्वल टू -6x प्लस 15, जिसमें से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू -6/kx प्लस 15/k। दिस इज योर सेकेंड लाइन जिसका स्लोप है -6/k एंड ये है 15/k। आपको पता है इनफिनाइट सॉल्यूशन है, मतलब स्लोप भी इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट भी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से इज -2/3 शुड बी इक्वल टू -6/k and 5/3 should be equal to 15/k। तो ये दोनों एक दूसरे को जब तक जस्टिफाई नहीं करेगा तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आप इसको देखोगे सी से दे गया, आप कह सकते हो 2k इज इक्वल टू 18, सो k इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा तो आप लिखोगे नो सच वैल्यू, लेकिन आप गौर से देखो तो क्या होगा 15 into 3/5 which means k is equal to 9. So this both comply with each other, so you can say k is equal to 9 is the value for which these two lines are going to be coincident, which means the solution is going to be infinite. आइए दो क्वेश्चंस और रह गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपको देखने में लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट दीज टू फॉर्म्स कैन बी इक्वेशंस व्हिच कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे दिस इज 1/2x प्लस 1/3y एंड दिस, तो आप देख रहे हो x और y रेसिप्रोकल में है ना। ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है, लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब करने लग जाते हैं, वहां पे गलती है। दिस बिकॉज वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन तो आप बोलोगे नहीं दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, आप ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, x टू द पावर -1 एंड y टू द पावर -1। तो क्या ये रिड्यूसिबल है, मतलब क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस दैट कैन बी डन। तो उसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या 1/x को हम मान लेंगे u, 1/x को हम लोग मान लेंगे u और 1/y को हम लोग मान लेंगे v। तो 1/2 एंड 1 इंटू 1/x को हमने क्या माना u, और 1/3y को 1/3 इंटू 1/, इसको माना v इज इक्वल टू 2। सो ये आपका जो इक्वेशन 1 है इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन गया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। क्योंकि एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 6, 3u 2v 6 और उधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 12। अब दूसरा इक्वेशन को आप लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1/3 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू वी इज इक्वल टू 13/6। अब आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 6 है। तो आपके पास आ गया 3u प्लस 2v 12 और 2u प्लस 3v इज 13। आप देखिए क्या हो रहा है, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। अब देखिए क्या हुआ, ये बन गया 6u प्लस 4v माइनस 6u प्लस 9v इज इक्वल टू, ये क्या था इंटू 2 था, ये क्या था इंटू 3 था, है ना।
सो ये हो गया 24 माइनस 39। तो देखिए क्या हुआ, 6u से 6u कैंसिल हो गया और 4v माइनस 9v क्या हो गया, माइनस 5v, और ये क्या हो गया, माइनस 15। सो v इक्वल्स 3। v क्या आ गया, 3। अब v आ गया है 3, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए 3u प्लस 2 इंटू 3 इंटू 12। सो 3u इज इक्वल टू 6, सो u इज इक्वल टू 2। सो u आ गया है 2। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आगे आंसर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आ गया u और v, नहीं आपको आंसर x5 में निकालना है। तो 1/x क्या हो गया, 1/x हो गया 2, और 1/y क्या हो गया 3। सो x क्या हो गया 1/2, और y क्या हो गया 1/3। सो यू आर गोइंग टू से x इज 1/2 एंड y इज 1/3। द सॉल्यूशन इज 1/2 कॉमा 1/3। देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा, बट यू नो द आइडिया कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप देखिए ये और डेंजरस सा लग रहा है, बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको 1/x प्लस वाई को मानना है u और 1/x माइनस वाई को मानना है v। तो इक्वेशन 1 बन जाएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 15u माइनस 5v इक्वल्स -2। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे इसको इंटू 3 करना है और मुझे इसको इंटू 2 करना है। क्यों, क्योंकि ये 30u हो जाएगा, ये 30u हो जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, देखिए 30u से 30u कैंसिल हो गया, ये हो गया 6v, 3 इंटू 2 इज 6v एंड दिस इज माइनस 10v। सो 6v minus 10v becomes 16v, and this becomes 12 and this becomes -4, and 12 minus 4 becomes 16। so v equals 1। v मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा v मेरा 1 आ गया है, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसे में डाल देते हैं 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। सो 10u इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो 10u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 1/5। सो u आ गया है 1/5, v आ गया है 1। अगेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी u और v निकला है, तो 1/x प्लस वाई क्या हुआ है 1/5। तो x प्लस वाई क्या हो गया 5। तो ये आपका पहला पार्ट आया है x प्लस वाई इज 5। v इज इक्वल टू 1 है, तो 1/x माइनस वाई क्या हो गया 1। सो x माइनस वाई क्या हो गया 1। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, y कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 6, तो x हो जाएगा 3, y हो जाएगा 2। तो आंसर इज गोइंग टू बी 3,2। तो ये क्वेश्चन देखने में डरावना था, लेकिन आपको पता है कि इन्हीं इक्वेशंस कैन बी इजीली रिड्यूसिबल, दैट कैन बी हैंडल्ड। ओके नाउ बच्चों, सिंस वी हैव फिनिश्ड आवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट quadratic equation. We have already understood what is quadratic expression. We have already understood what are the zeros of quadratic expression. We have already understood what's the relation of the zeros and the coefficient of quadratic expression. So if you ask me, sir, have we finished quadratic equation, then I would say yes, we have already finished quadratic equation, but still there is little few things are left. What one is, there are 3 ways of solving quadratic equation. One would be the formula, the other would be factorizing, like splitting the middle term or whatever factorization you are equipped with, and third would be making a perfect square. So we will be seeing what these things are. And the very important part of quadratic equation is how to draw the graph of quadratic polynomial. That is very important for class 11th also, and what you are doing right now also for any competitive exams also. So quadratic equation is going to be a very small lecture because already we have covered in quadratic polynomial, we have already covered many things. So next lecture would be a small theory on quadratic equation and graph all, and we'll be discussing few questions. And after that we will have an extensive problem solving exercise of linear equation in 2 variables and quadratic equation. From problem solving, I must tell you that whatever problem solving we are doing for class 9th and which we are notifying you is very important for you. Students who are interested in IIT JEE, students who are interested in KVPY next year, students who are interested in NTAC, students who want to have a strong foundation in mathematics, they are supposed to solve those questions, because those questions are not easy questions. Those questions are good questions which brings the backbone to your algebra,
which brings the backbone to your higher mathematics. So I request all of you, each and every one of you, that do take part in the problem solving exercise of class 9. Apart from that, quantitative aptitude series is something which I have dedicatedly started for class 10th, keeping class 10th in my mind, so that when you go in next year in class 9, the basic maths and basic trigonometry, you are done with that, so that you get an extra leap over others when you are preparing for IIT JEE, when you are preparing for KVPY. So students of class 10th, it's very important for you to really focus on quantitative aptitude series. That is very big, because if you ask me, class 10th curriculum mathematics, it's easy, you can handle that. What you cannot handle, or what things which can make you a little weak in the subject in future in higher classes, is something which is being covered in quantitative aptitude series, which is totally focused on developing your problem solving skills. So whatever questions we are putting in quantitative aptitude series, do participate. Now, third thing, that is, can you solve it series. That is a very important and a very fun exercise. If you are not engaging with the problems, it means you are not enjoying mathematics, or you are not putting right effort in right direction. So can you solve it is something which is very much relevant for you. Though some of the questions of inequality, I write that is relevant for class 11, but students, class 11, you are going to be in class 11 next year, and if you want to take a lead, you have to understand, because those can you solve it solution, I try to ensure that those solutions are very, very lucid, so that you don't have problem understanding. At the same time, if you are finding any problem understanding it, you can pick up your phone and call me, I'll answer that everything. Okay, so do take care of that. I'm sure आप लोग सब अपनी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं. I'm sure आप लोग सारी चीज़ों में किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही है. दिक्कत हो, please call me, ring me up. And last thing, I'll be taking your NTSE orientation very soon in this week, in which I'll be covering all the briefings, that what exactly is NTSE exam is, what are the format, what is expected out of you, why do we have to give this exam, why it is important, why do we even bother about it, and at the same time what effort we need to put to crack this NTSE exams, and what all we are going to provide you, so that you really excel in NTSE exams. So don't worry about it, we'll take care of that. So very soon we'll be taking the NTSE orientation program as well. I hope you all are taking care, and do not get worried about board examination. I assure you, you will all be getting 98-99% in mathematics surely, and some of you will be getting 100%. If you really follow our instructions, the mathematics of board exam is very, very easy. There is no surprise element. If you can do one exercise, just take last 10 years paper of board exam and put 2020 board maths paper separately. If you see all the 10 papers and you see what's at class 10, you will see 80-90% of the questions have been taken directly from the last 10-year papers. So that is there is no surprise element. The questions gets repeated. So if you have a command over 10-20 mock test of maths and science, you will be able to score 100% marks. So don't get bothered about board exam. We'll take care of your board exam. So just bother कि हमने जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स में, खास करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज, कैन यू सॉल्व इट, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स. आई होप आप समझ रहे हो. लेट्स मीट वेरी वेरी सून फॉर योर NTSE orientation and quadratic equation class. And if anyone is having any doubt, any query regarding anything, you can give me a call. I'll really help you in finding the best solution. So any feedback, any suggestions are welcome. I hope you're talking to your mentors as well. Okay, बच्चे लोग. So if anyone is facing any problem, you all know my number. There's on your WhatsApp group, you will always find my number there. And even if you're not able to figure out my number, you can talk to the mentor or your counselor. He or she would definitely be able to make you or get you access with me. So do that, and I'll be happy to help you that. I'll be more than happy if you give me a call and ask me things. Okay, बच्चे लोग, all the best. Bye bye. Take care.